हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, मैं यूपी पीसीएस के 2019, 2020 और 2021 का प्री का पेपर कराऊंगा यूपी पीसीएस का। ठीक फ्रेंड्स, तो उसी सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। आज मैं दिखाऊंगा आपको, देखेंगे इसमें हम 2019 का प्री का पेपर। ठीक फ्रेंड्स, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, समय 2 घंटे का होता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक फ्रेंड्स, तो आप इस पेपर को देखना। अगर कोई पहली बार मतलब कोई बच्चा है जो फ्रेशर है, तैयारी करना चाहता है यूपी पीएसएस वगैरह की, तो आप देखना पेपर का लेवल क्या है, किस हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री वगैरह कितनी डेप्थ में पूछी जाती है और कितने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन वगैरह इसमें 20 से 25 होते हैं। तो ये 2019 की करंट अफेयर है, बट आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक फ्रेंड्स, वैसे मैं कराऊंगा सारे, लेकिन आप इस 2019 की करंट अफेयर को देख के 2022 से मेल करना। ठीक फ्रेंड्स, और उन्हीं टॉपिक को तैयार करना जो इसमें जिस लेवल पे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो चलते हैं वीडियो पर। ये 2019 का है, तो देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एकदम डिटेल में करवाऊँगा मैं। आप इस ये जो पेन वगैरह चले हुए हैं, ये कांटे पाटे लग रहे हैं, आप ये क्रॉस लग रहे हैं, आप इन पे ध्यान मत देना, क्योंकि ये मैंने किसी से मंगाया है पेपर। ये शायद उसकी कारस्तानी वगैरह होगी। ठीक फ्रेंड्स, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला ही क्वेश्चन करंट अफेयर का है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम दो सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में हुआ था या किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था यूएसए में। ठीक फ्रेंड्स, तो आपको ये 2019 का करंट अफेयर है, लेकिन आपको 2021 और 22 का ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन वगैरह है, इसका सब कुछ पढ़ना है। ठीक फ्रेंड्स, और ख़ासकर जो ये दो देशों के बीच मिलिट्री या नेवी के जो एक्सरसाइज वगैरह होती है, ये पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और कई बार जो जो करंट में जो ये पिछले साल या इस साल जो भी तूफान वगैरह आ रहे हैं, तो इनको आपको अपडेट रहना है, इनके टच में रहना है। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखिए। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये बेरी बेरी हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, पॉलिश किया हुआ चावल खाओगे तो ये बेरी बेरी हो जाएगा। ये घेंगा आयोडीन की कमी से हो जाता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, और ये वर्णांधता, ये भी रतौंधी का ही नाम है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। रतौंधी से ही रिलेटेड बीमारी है ये वर्णांधता। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक फ्रेंड्स, तो विटामिन 6 धान के चोकर वगैरह से पाया जाता है। विटामिन 2, ये विटामिन B2 है, तो ये गलत लिखा हुआ है, यही सम्मिलित नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं, कोड यकृत तेल, ये विटामिन डी से प्राप्त होता है, मछली के तेल, मछली के यकृत वगैरह से। ठीक फ्रेंड्स, तो ये गलत है हमारा। विटामिन ई की कमी से क्या कहते हैं, बांझपन वगैरह हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? तो बांझपन वगैरह हो जाता है। विटामिन के की कमी से अल्फा अल्फा। ठीक फ्रेंड्स, ये सारे सही हैं, लेकिन हमारा आंसर है ये सही सम्मिलित नहीं है, विटामिन B2, क्योंकि ये कोड यकृत का तेल ये मछली से प्राप्त होता है और ये विटामिन डी के स्रोत में आता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब ये देखिए, कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते। बिल्कुल सही है। ठीक फ्रेंड्स, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते। अगर संश्लेषित होते तो हम बाहर से विटामिन क्यों लेते? ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। कारण आर, मानव अंग केवल सूक्ष्म अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों को ही संश्लेषित करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये गलत है। जहाँ भी ये केवल वर्ड आ जाए ना, केवल वगैरह, केवल, सभी, संपूर्ण, तो ये समझ लेना ये 95% ये गलती क्वेश्चन करवाता है। यहाँ देखा ना, मानव शरीर में अंग केवल, तो ये केवल वर्ड बड़ा दुखदाई है पेपर में, तो ये याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, तो हमारा ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए, ऑप्शन सी सही है हमारा, ए सही है किंतु आर गलत है। यहाँ केवल वर्ड यूज हो गया ना कि मानव शरीर केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों को ही संश्लेषित करता है, तो ये गलत है। ठीक फ्रेंड्स, अब मैं अपने टेस्ट सीरीज में हमेशा ऐसे क्वेश्चनों की बात करता हूँ कि आजकल यूपीपीसीएस में ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये देख लीजिए, पहला ही क्वेश्चन आया है। कई प्रकार ऐसे क्वेश्चन कई और आगे मिलेंगे, तो आगे चलते हैं। तो इनका मिलान करके बताना है, सही उत्तर ढूंढना है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें अगर आपको एक दो भी पता होते हैं ना, तब भी एग्जामिनर आपसे ये नहीं जानना चाह रहा कि कैबलार का मतलब क्या होता है, टकसाल का, आप वो सिर्फ आपके माइंड के साथ खेलना चाहता है। अगर आपको एक दो भी पता है ना, तब भी काम बन जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब देख लीजिए, इसमें आप मिलान करके देखो।
ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ अगर एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलना चाहता है, अगर ये नहीं पूछ रहा है कि केबलर क्या है, टैक्साल क्या है, वो सिर्फ आपके माइंड को टेस्ट करना चाहता है कि आप थोड़ा डीप में पढ़े हुए कि नहीं। ठीक फ्रेंड्स, मान लो अगर आपको ये नहीं आता ना, तो आपको एक बात पता होगी, जो चूहे मारने की दवाई होती है ना, उसे जिंक फास्फाइड कहते हैं और उसको कहते हैं रोडेंटनाशी। ठीक फ्रेंड्स, तो सी का अगर आपको चौथा पता है ना, तो देखो सी का 4 एक में ही है, तो भाड़ में जाए केबलर क्या है, टैक्साल क्या है। तो आपको ये पता है ना कि ये जिंक फास्फाइड चूहे मारने की दवा होती है और ये रोडेंटनाशी है। तो सी का 4 एक ही जगह है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये बी पे लगा है। अब बाकी आप देख लीजिए, ये ट्राई ट्राई नाइट्रोसोलूस ये विस्फोटक होता है, ये भी पता होगा आपको। अगर ये भी नहीं पता तो जिंक फास्फाइड का तो पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो ये केवलार है, ये एक संश्लेषित रेशा है। टैक्साल ये जो कैंसर रोधी दवा है, ये टेक्निक जिसकी ब्लड कैंसर वगैरह की सर्जरी वगैरह होती है, उसको ये दवाई दी जाती है। तो ये कैंसर रोधी है, ये जिंक फास्फाइड ये चूहे मारने की दवा है, इसको रोडेंटनाशी कहते हैं। और ट्राई नाइट्रोसोलूस, तो ये एक विस्फोटक है। ठीक फ्रेंड, इस प्रकार हमारा आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय बाद वह गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेपथलीन तथा शुष्क बर्फ। यह परिघटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है उद्पार्तन। ठीक फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, इसको याद रखें। जैसे कपूर वगैरह है ना, ये शुष्क बर्फ है, तो ये थोड़ी देर के बाद अब मान लो खुले में रख दो तो ये बर्फ़ पिघल जाएगी, और ये कपूर वगैरह ये खुद पिघल जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो उसी की बात हो रही है। आगे चलते हैं। और ये देखो, ये 11वीं क्लास का क्वेश्चन है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या निम्न में से किस अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला देखते हैं, वे जैव उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं, तो दोनों सही हैं। ठीक फ्रेंड्स, एंजाइम के बारे में बताया गया कि वे जैव उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ पे वे पैदा होते हैं, उत्पादित होते हैं। तो इस प्रकार हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, देखिए आगे देखते हैं। माँ के दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? तो माँ के दूध में पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, बट लोहे की कमी होती है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ये तो लूसेंट, अगर आप पढ़ोगे ना, लूसेंट की मैंने पूरी साइंस कंप्लीट करा रखी है, तो वहाँ से जाके देखना, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कराया हुआ है आपको। इसीलिए मैंने यूपीपीसीएस के लिए पहले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कराए हुए हैं आपको। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में ऐसे प्रयोगशाला में पहली बार, जो मतलब ये 4 वर्ड दिए हुए हैं, ये बता रहे हैं कि प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा प्रयोग हुआ था। इनको ना सीक्वेंस में लगा दो। तो देखिए फ्रेंड्स, सीक्वेंस में लगाने के लिए तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा, जो ये ब्लैक गोल्ड है, ब्लैक गोल्ड को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम वगैरह कहते हैं ना इसको। ये कई बार ऑप्शन में जो क्रांतियाँ वगैरह होती हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है। ये पेट्रोलियम से संबंधित है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। सबसे पहले प्रयोग हुआ था प्रयोगशाला में केवलार का, उसके बाद हुआ था फुलरीन का, फिर ग्राफीन का। ठीक फ्रेंड्स, और सबसे लास्ट में आएगा पेट्रोलियम। ठीक फ्रेंड्स, इसका अंग्रेजी वर्जन देख लीजिए एक बार। ठीक फ्रेंड्स, देखो यहाँ ब्लैक गोल्ड लिखा है, यहाँ अंग्रेजी में भी ब्लैक गोल्ड ही लिखा है। तो ब्लैक गोल्ड को कहते हैं ना पेट्रोलियम, काला सोना किसको कहते हैं? तो पेट्रोलियम वगैरह को। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रयोग हुआ था केवलार का, उसके बाद फुलरीन का, और उसके बाद ग्राफीन का, सबसे फिर लास्ट में आएगा पेट्रोलियम वगैरह। ये बिब्लियोमेट्री बताना क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए पेंसिल से मैंने निशान लगा दिया, ये ऑप्शन नंबर ए है। इसका आंसर बिब्लियोमेट्री क्या होती है? जो पुस्तकालय के नेटवर्क का कार्य क्षेत्र वगैरह होता है ना, जो पुस्तकें वगैरह बहुत सारी अलमारियाँ होती हैं, उसमें पुस्तकें वगैरह ढूंढने के लिए जो प्रयोग किया जाता है ना, उसे बिब्लियोमेट्री कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो पुस्तकालय वगैरह में पुस्तकें वगैरह ढूंढने के लिए जो नेटवर्क प्रयोग किया जाता है, उसे पुस्तकालय का नेटवर्क कार्य, उसे बिब्लियोमेट्री कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स,
आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अल्बिडो से संबंधित है। ठीक फ्रेंड्स, तो अल्बिडो से क्या संबंधित है? और वापसी की शक्ति। ठीक फ्रेंड्स, वापसी की शक्ति ये अल्बिडो से संबंधित होती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं। 150 क्वेश्चन है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 2 घंटे प्लस। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को बढ़ाने के लिए है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, यह गहरी माइक्रोबियम पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या आंसर हो सकता है? ये दोनों ही ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, गहरी प्रयोगशाला के बारे में बताया गया है, तो यहाँ वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है, और दूसरा यह गहरी बिलियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। ठीक फ्रेंड्स, तो दोनों सही हैं। इनकी हिंदी देख लीजिए, पेपर में इतनी ही क्लिष्ट और शुद्ध हिंदी आती है ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो और आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक फ्रेंड्स, कराने को मैं इंग्लिश में करा दूँ, इंग्लिश मेरी काफ़ी अच्छी है, बट मैं हिंदी में ही कराऊँगा, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं जितना मटेरियल प्रोवाइड कराऊँगा आपको हिंदी में कराऊँगा, क्योंकि हिंदी का मटेरियल प्रोवाइड कराना हर किसी के बस की बात नहीं है, चाहे वो जीके की हो या किसी टेस्ट सीरीज हो या एंसेंट हिस्ट्री या मिडेवल हिस्ट्री हो। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाते लोग, करा तो देते हैं लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश में और ज़्यादा डीप नहीं जाते, इसलिए मैं आप लोगों को हिंदी में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह सारा हिस्ट्री वगैरह सब हिंदी में ही चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये जितने भी प्रोटोकॉल वगैरह ना, ये आप याद रखना। तो कार्टेजना प्रोटोकॉल ये बायोसेफ्टी से है, स्टॉकहोम सम्मेलन ये अनावृत जैविक प्रदूषण से है, मॉन्ट्रियल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ओजोन परत से। ये वो क्वेश्चन ग्रुप ए से लेकर और ग्रुप डी तक में पूछा हुआ है, लेकिन यूपीपीसीएससी वगैरह में इस पर थोड़ा डीप में जाके लाइनें वगैरह बना के पूछ लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ सिंपल वे में पूछा हुआ है। मॉन्ट्रियल पड़ता है कनाडा में, तो ये ओजोन परत से संबंधित कोयोटो प्रोटोकॉल ये जापान में पड़ता है, लेकिन ये जल संरक्षण में नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना है इसे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। उसका यहाँ भी कथन कारण वाला आ गया। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कथन कारण वाला है, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजाति सर्वाधिक पाई जाती है। सही है, तितलियाँ कम तापमान पर जिंदा नहीं रह सकती हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये दोनों ही सही हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो उष्णकटिबंधीय देश हैं वहाँ पर जो विविधता पाई जाती है, वहाँ तितलियाँ बहुत सारी संख्या में पाई जाती हैं, लेकिन तितलियाँ कम तापमान पर नहीं रह सकती, ये भी ठीक है। आपने देखा होगा सर्दी वगैरह के मौसम में तितलियाँ ज़्यादा दिखाई नहीं देती। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बात बताई जा रही है, ये भी सही है और आर भी सही है, और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो इसलिए आई और दोनों सही है और व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा हमेशा घटती है। ठीक फ्रेंड्स, मान लो शेर को क्या कहते हैं, बकरी को खाया शेर ने। मान लो बकरी है ना, बकरी 100 किलो की है, तो क्या कहते हैं, जो शेर बकरी को खाएगा ना, तो उसका जो बकरी की एनर्जी है वो शेर में 10% ही जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, 10% का नियम इसको बोला जाता है, और ये दिया था लिंडेमान ने। ठीक फ्रेंड्स, मान लो शेर को बकरी ने खाया या फिर बकरी को आदमी ने खाया, तो 10% ही ऊर्जा बकरी की जाएगी आदमी के अंदर। ठीक फ्रेंड्स, तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाएगी ना ऊर्जा, तो वो हमेशा घटेगी। कितनी वेस्ट होगी? 90% वेस्ट हो जाती है, 10% यूज में आती है। ठीक फ्रेंड्स, इसको समझ लेना, इसको लिंडेमान का नियम कहा जाता है, और जब भी ऊर्जा एक से दूसरे में जाएगी तो वो घटेगी। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नियम का याद रखना। किसने कहा था इसे? 10% का नियम भी कहते हैं, और लिंडेमान ने दिया था ये नियम। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्तर निर्धारण से संबंधित है? नील हरे शैवाल भी बोला जाता है इसे। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धुआं वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, जो ये क्या कहते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में दुर्बल उपलब्धियों के लिए वैश्विक
500 पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पर्यावरण से संबंधित है, ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, जो भी पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है। और ये गया क्या कहते हैं, श्याम बीवर क्या है, तो मतलब ये कोई तारा है जो मृत्युग्रस्त हो जाता है, जिस तारे की मौत हो जाती है तो उसे कहते हैं सिमट गया तारा। श्याम बीवर क्या होता है, तो सिमट गया तारा, यानी कि तारा मृत्युग्रस्त हो गया है। आगे देखते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पश्चिमी घाट में पढ़ लेना, ठीक फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, तो ये है नीति आयोग, ठीक फ्रेंड्स। नीति आयोग की रिपोर्ट वगैरह जो भी 2021-22 की प्रकाशित हुई थी, आप उसे पढ़ना, क्वेश्चन जरूर बन सकता है यहाँ से, ठीक फ्रेंड्स। अब ये देख लीजिए, ये समितियाँ आ गई हैं, इनको सीक्वेंस में लगाना कि पहले कौन सी हुई थी तो लास्ट में कौन सी हुई थी, ठीक फ्रेंड। लघु उद्योगों से बनी निम्न समितियों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए, ठीक फ्रेंड। कालानुक्रम में सजा दीजिए, तो मुझे सबसे पहले हुई थी ये कार्य समिति, ठीक फ्रेंड्स, तो चौथा पहले आएगा, ऐसे याद रखना, ठीक फ्रेंड्स। तो उसके बाद हुई थी आबिद हुसैन समिति, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगी। फिर नायक समिति, और हमारे कोहली भाई साहब हैं, तो इनका ट्रेंड अभी चल रहा है ना, मान लो ऐसे इसे याद कर लेना। कोहली भाई साहब अभी करंट में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो करंट में ये सबसे लास्ट में आएंगे कोहली भाई साहब, ठीक फ्रेंड्स। तो 4 2 1 3 आंसर हो जाएगा। पहले कार्य समिति, फिर उसके बाद हुसैन समिति, फिर नायक समिति, और कोहली भाई साहब अभी प्रेजेंट में खेल रहे हैं ना, तो सबसे लास्ट में कोहली जी आएंगे, ठीक फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए मिलान करने वाला आ गया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं अपनी हर टेस्ट सीरीज में कहता हूँ ना कि ऐसे ऐसे मिलान वाले बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो आप याद रखना। इसमें भी आगे एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलना चाहता है कि आपको कुछ पता भी है डीप में या नहीं, ठीक फ्रेंड्स। तो बता दीजिए, ये ब्लाइंड कार्यक्रम वगैरह की शुरुआत हुई थी, ये ब्लाइंड नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्वामित्व बाल विकास योजना, कुष्ठ निवारण और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक फ्रेंड। तो इसमें आप बता दीजिए कि इसमें एक भी आपको पता है ना, तो आप 50% खेल जाओगे, 50-50, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन आप ये देख लो कि जब ये कुष्ठ निवारण आपको पता है ना, ठीक फ्रेंड्स, कुष्ठ निवारण ये 1983 का है, तो सी का फोर देखो एक में ही है, सी में, ठीक फ्रेंड्स। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, जो ये अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम था, ये था 1976 में चलाया गया था। समिति बाल विकास योजना ये 1975 की है। कोष्ठ बताई दिया है, ये 1983 का। और राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक फ्रेंड। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन कब चलाया गया, तो 2005 में। तो इस तरह हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। अब ये कथन कारण वाला फिर आ गया कि हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम भागीदारी तेजी से गिरावट आई है, ठीक फ्रेंड। भारत में बताया जा रहा है कि भारत में श्रम भागीदारी में महिलाओं की तेजी से गिरावट आई है या डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। अब कारण देखते हैं। पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के लिए इस श्रम में भागीदारी की दर गिरावटी आई है, ठीक फ्रेंड्स। बताया जा रहा है परिवार की आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी में गिरावट आई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए आंसर, ठीक है, कि एक कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक फ्रेंड्स। ये गलत लिखा हुआ है, इसे आप काट दीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक फ्रेंड्स। कि कथन भी सही है और उसका कारण भी है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। आगे देखिए, भारत में निर्भरता अनुपात डिपेंडेंसी रेशो घट रहा है क्योंकि, ठीक फ्रेंड्स, भारत में डिपेंडेंसी रेशो क्यों घट रहा है, क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है, ठीक फ्रेंड्स। इसकी वजह से जो डिपेंडेंसी रेशो है ये घटता जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में 15 से 59 वर्ष के लोगों की जनसंख्या अधिक है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स जो होता है भारत में 2030 तक की कमी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन के लिए लक्षित करेगा। तो इसका ये बताना है, जो एसडीजी इंडेक्स है वो कौन सा है, तो ये पानी से रिलेटेड है, या 2030 तक सब कुछ कवर करने की बात कही गई, तो ये एसडीजी इंडेक्स 6, ठीक फ्रेंड्स। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एसडीजी इंडेक्स बताना है तो एसडीजी 6, ठीक फ्रेंड्स। ये 2030 तक का इन्होंने टाइम दिया है, ठीक फ्रेंड्स। ये देखिए, समृद्धि की सीमा अवधारणा किसके द्वारा बताई गई थी, या किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, या किसके द्वारा दिया गया था ये,
रोम क्या कहते हैं ये रूल, तो ये दिया गया था क्लब ऑफ रोम के द्वारा। ठीक फ्रेंड, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो टफ श्रेणी में आते हैं। ठीक फ्रेंड, इनसे भिड़ना नहीं है। अब इनको अगर ना भी आया ना तो छोड़ देना है। ये वैसे टफ क्वेश्चनों में गिने जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर आपने डीप में नहीं पढ़ा है तो आप इसे छोड़ देना ही उचित समझें। समृद्धि की सीमा का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था? तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे 5-7 क्वेश्चन जरूर डाले जाते हैं एग्जाम में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आते तो सबको हैं, लेकिन सिलेक्शन जो होता है ना, 5-7 जो टफ क्वेश्चन डाले जाते हैं ना, 5-7 क्वेश्चन, मेन कंपटीशन वही है। बाकी 90% तो सबको ही आता है, लेकिन जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन 5-7 टफ डाले जाते हैं। अगर आपने टफ में से वो जो 5-7 होते हैं ना, अगर आपने 2-3 भी कर दिए ना तो आप हज़ारों बच्चों से ऊपर चले जाओगे। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपने इजी आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर दिए ना, आसान क्वेश्चन, तो एक एक क्वेश्चन के लिए मारा मारी है। तो आप एक क्वेश्चन गलत करोगे ना तो हज़ारों बच्चों से नीचे भी चले जाओगे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जितना पेपर टफ बनेगा ना तभी वो कट ऑफ नीचे आएगी। और मान लो अगर पेपर इजी बनाना तो सब 90+ ही करके आएंगे, तब वो कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है। इसलिए एक एक नंबर की मारा मारी है। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चनों से भिड़ना नहीं है। अगर आए तो सोई, अगर आप श्योर हो तभी लगाना, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगारी रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? मतलब वर्ष भर के जो अधिकांश बेरोजगार रहते हैं ना तो उसको सामान्य बेरोजगारी दर कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जब यहाँ लिखा है ना वर्ष के अधिकांश हिस्से में, तो अधिकांश हिस्से में तो अधिकतर बेरोजगारी रहेंगे, तो उसे सामान्य बेरोजगारी दर कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व CR के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं। कंपनी एक्ट 2014 ने CR को अनिवार्य बना दिया। बिल्कुल सही है। ठीक फ्रेंड, इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध का लाभ का 1% CR की गतिविधियों में व्यय करना होगा। ये गलत है। ठीक फ्रेंड, दूसरा गलत है, 1% नहीं है, यहाँ 2% की बात हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और ये याद कर लीजिए, CR का नियम कब आया था? ये 2014 में आया है। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था कि CR का नियम कब प्रतिपादित हुआ था, तो ये 2014 में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। अब चलते हैं थोड़ा इकोनॉमिक्स की तरफ। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा दिया गया था? तो ये ऐसे क्वेश्चन अभी जो ऊपर आया था ना एक और ये दूसरा ऐसा है, ये टफ क्वेश्चनों की सीरीज में आते हैं क्वेश्चन, तो ये मॉरिस ने दिया था। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपने डीप में पढ़ा हुआ है तो वही आप करना, वरना छोड़ देना। ऐसे 5-7 क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ डाल दिए जाते हैं, और ये टफ श्रेणी की क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर ए है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक मॉरिस के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं। भारत की वैश्विक भूख सूचकांक 2017 का स्थान क्या है? तो ये ऊट पटांग क्वेश्चन है, पेपर हुआ था 2019 में, और ये देख लो पूछ लिया 2017 का। तो 2017 में हमारा स्थान था भुखमरी इंडेक्स में 100वां। ठीक फ्रेंड्स, और ये 2019 की बात हो रही तो 2019 में था 101वां, और 2021 की बात की जाए तो 2021 में भी 21वां ही है। ठीक फ्रेंड्स, 22वां अभी तक शायद आया नहीं है, अगर आया हो तो आप देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ठीक फ्रेंड्स, ये सब मैंने आपको करवाया हुआ है। आप जाके चैनल की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्लेलिस्ट जो बना रखी है ना, वहाँ विश्व की जितनी भी मतलब विश्व की ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें मिलान करने वाला है, देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन आ गया मिलान करने वाला। ये मकबी कहाँ पाई जाती है? तो ये भूमध्य सागरीय रेखा तट पर पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना तो मैं आपको बताता हूँ। ये चैपरेल है ना, ये चैपरेल कैलिफोर्निया में चलती है, तो सी का पहला यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, 2 एलिमिनेट हो गए। अब ये मेट्रो रेल है, ये चिली में चलती है, तो सी का अगर आपको ये डी भी पता होता ना, मेट्रो रेल ये चिली में चलती है, तो देख लो डी का 4 एक में ही है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाता है। फिर भी बताता हूँ, मकबी ये भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रों में होता है, के आसपास होती है। फीवंस ये अफ्रीका की है। ठीक फ्रेंड्स, चैपरेल ये कैलिफोर्निया में चलती है, मेट्रो रेल चिली में चलती है। बाकी आप मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, और ये देखिए देश और राजधानियाँ, ये सब मैंने आपको कराया है चैनल की प्लेलिस्ट में, देखना जाके देश की राजधानियाँ और उनकी मुद्रा वगैरह सब कुछ कराया है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तजाकिस्तान की दुशांबे, किर्गिस्तान की बिश्केक, और तुर्कमेनिस्तान की असुवागा। तो ये ऑलरेडी 1 2 3 4 सम्मिलित हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो देश की राजधानी और उनकी करेंसी मुद्रा वगैरह याद रखना। आगे देखते हैं। ये देखिए फिर आ गया एक मिलान करने वाला, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों की UP PCS में भरमार हो जाती है। तो चलिए चलते हैं।
अधिजीवी वनस्पति ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है भूमध्य भूमध्य रेखा पर। ठीक फ्रेंड्स। और ये बबूल वगैरह, बबूल कांटे वगैरह कहाँ होंगे? तो कहाँ होंगे? रेगिस्तान में होते हैं ना। तो रेगिस्तान कहाँ है? हमारा सहारा है। ठीक फ्रेंड्स। बी का तीसरा है बाओबाब। ठीक फ्रेंड्स, बाओबाब। तो ये देखते हैं बी का चौथा सवाना और देवदार, ये पाया जाता है भूमध्य सागरीय। ठीक है, भूमध्य सागरीय वनस्पति वगैरह है ये। तो ये बबूल के कांटे वगैरह रेगिस्तान में होते हैं। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय होती है। देवदार भूमध्य सागरीय पर। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये भी मैंने आपको विश्व की सारी जनजातियाँ कराई हुई हैं, आप जाके देखना चैनल की प्लेलिस्ट में। पिग्मी ये कांगो बेसिन में पाई जाती है। अंगामी नागालैंड में। एनू जापान में। और ये खिरगिज ये मध्य एशिया में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये गलत है हमारा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ गलती पूछा है। आगे चलते हैं। हिंद, ये देखो आगे ना क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, जो डेजर्ट वगैरह जो मित्र शक्ति अभ्यास वगैरह जो ये देशों के बीच में होते हैं ना, संयुक्त सैन्य अभ्यास, उसकी बात हो रही है। हिंद महासागर की कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। बिल्कुल सही बात है। हिंद महासागर के निकटवर्ती देशों के लिए भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आंसर। ठीक फ्रेंड्स, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए पेंसिल से मैंने लगा दिया, ये ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, क्योंकि यहाँ पर ये बात सही बताई जा रही है कि हिंद महासागर में बहुत सारी बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है और हिंद महासागर के निकटवर्ती देशों में बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि मान लो अपना ही इंडिया है, तो इंडिया सबके साथ मतलब सैन्य अभ्यास वगैरह करता है। अमेरिका, जापान और क्या कहते हैं श्रीलंका वगैरह के साथ कि व्यापार कर ये अभ्यास यही करता है कि ताकि एक दूसरे के देशों के साथ सैन्य शक्ति बढ़े। ठीक फ्रेंड्स, नॉलेज बढ़े और व्यापार वगैरह बढ़े। तो इससे व्यापार बढ़ेगा तो लाभ वगैरह होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व की ओर लगा दीजिए। तो हमारे इधर से चलना है मध्य प्रदेश वगैरह की साइड से और इधर तक जाना है पश्चिम की साइड से। ठीक फ्रेंड्स, पर इधर से ऐसे इधर से पश्चिम से इधर जाना है। तो इधर से चलोगे ना, सबसे पहले आएगा सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल और ये छोटा नागपुर का पठार वगैरह ये पड़ जाएगा इधर छत्तीसगढ़ की साइड। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। देख लीजिएगा आप मिलान करके। अब देखिए कथन कारण वाला फिर एक क्वेश्चन आ गया। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है। ठीक फ्रेंड्स, सही बात है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही बात बताई जा रही है कि यहाँ भूकंप वगैरह हिमालय की तरफ ज़्यादा आते हैं। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ इम्फाल बेसिन किसका उदाहरण है? तो ये सुंदर क्या कहते हैं सरोवीय मैदान का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, मणिपुर पहाड़ियाँ, इम्फाल बेसिन, सरोवीय मैदान का उदाहरण है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है? तो भ्रंश घाटी के लिए दामोदर प्रसिद्ध है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो आपने डिस्कवरी पे देखा होगा, जो अफ्रीका की जो बड़े बड़े घास के मैदान है ना, शेर भी इसमें दिखाई नहीं देते, इतनी बड़ी बड़ी घास होती है अफ्रीका के सवाना मैदान में। तो वही बात बताई जा रही है और ये सवाना अफ्रीका में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, कई बार ये एग्जाम में अकेले पूछा गया है कि सवाना घास का मैदान कहाँ है, तो ये अफ्रीका में है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, यहाँ बड़े बड़े शिकारियों की घास भूमि कहा जाता है इसको। आगे देखिए, हिमालय की पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक फ्रेंड्स, पहला देखते हैं। मुख्य हिमालय की परतों में चट्टानें जीवांतहीन है, करेक्ट है। लघु हिमालय की प्रतिदान चट्टानों में समुद्री जंतुओं के जीवांत मिलते हैं, वेरी करेक्ट है। ठीक है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो तीनों ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये देख लीजिए कथन कारण वाले फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मिलान करने वाले, तो आप कथन कारण वाले देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं। अकबर, ये भी कथन कारण वाला कथन बता रहा है। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य में सिक्कों का प्रचलन नियमित करने का प्रयास किया था, करेक्ट है। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र मुद्रा उसका प्रमुख सिक्का दाम था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये गलत है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर, ठीक फ्रेंड्स, ये भी सही है लेकिन इनकी व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, दोनों मैंने गलती से बोल दिया, जो ए भी सही है आर भी सही है लेकिन इनकी व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के
समय में ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये सही तो ये भी है, लेकिन ऊपर ठीक फ्रेंड्स इस प्रकार दोनों ही सही हैं, लेकिन ये दूसरे एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है इन युद्धों को कालक्रम अनुसार लगाइए। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए इनमें पहले युद्ध कौन सा हुआ था और सबसे बाद में कौन सा हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था बिलग्राम का युद्ध। ठीक फ्रेंड्स, बिलग्राम का हुआ था। और ये जो धर्मत की लड़ाई, ये जजाऊ की लड़ाई है ना, ये सबसे बाद में हुई थी। तो ये सब चौथा सबसे लास्ट में आएगा। देखो यहाँ चौथा है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया। पहले हुआ था बिलग्राम का युद्ध, उसके बाद हुआ था सारनल का युद्ध, और फिर हुआ था धर्मत का युद्ध, फिर जजाऊ का युद्ध। ठीक फ्रेंड्स, तो 2 1 3 4। ठीक फ्रेंड्स, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आप देख लीजिए, आगे चलते हैं। 46वां नंबर देखिए, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, हठ योग नामपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग की क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो दोनों सही है। ठीक फ्रेंड्स, और जो योगी आदित्यनाथ है ना यूपी के, तो योगी आदित्यनाथ भी इनमें हठ योग वाले कर योगियों में ही आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो दोनों सही हैं। आगे देखते हैं। तो इसमें से बताना एकता व्यवस्था कौन सी सही नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, एकता व्यवस्था के बारे में बताना कौन सा सही नहीं है। एकता एक राजसभा एकत्रित करने की व्यवस्था थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कराई दी है सब कुछ, एकता वगैरह। ठीक है ना, ये इल्तुतमिश ने चलाई थी। दूसरा देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो दूसरा देखते हैं, रियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। सही है। एकता व्यवस्था को एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, एकता व्यवस्था को एक मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व सैनिक रखने पड़ते थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सही है। लेकिन जो एकता मतलब जो भी राजस्व कर वगैरह इकट्ठा होता था, ये राजा के खाते में नहीं जाता था सीधा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये देखिए पुस्तकें आ गई हैं। तो बताइए कौन सी सम्मिलित ने तकबात नासरी मिराज उस सिराज ने लिखी है। ठीक है, वेरी करेक्ट है। तबकात फरोसाई शमसुद्दीन शम से सिराज अफीर ने लिखी है। तुलकनामा ये इबन बतूता ने नहीं लिखी है। ठीक फ्रेंड्स, और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। तो देख लीजिए, आप पुस्तकें वगैरह याद कर लीजिए। ये सब मैंने आपको कराया हुआ है, पुस्तकें, विदेशी पुस्तकें, हिंदुस्तानी पुस्तकें, सब कुछ कराया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये तुलकनामा ये इन्होंने नहीं लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? 1972 में। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं। निम्नलिखित में से युद्ध ये मिलान करने वाला फिर आ गया। ठीक फ्रेंड्स, इसमें देख लीजिए, अगर कुछ भी नहीं आपको पता है ना, तो बाढ़ में जाए। आपको एक बात बताओगी, जो संथाल विद्रोह है ना, ये 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उससे 1 साल पहले हुआ था। तो सी का पहला देख लीजिए, सी का पहला 1 मई है। ठीक फ्रेंड्स, सी का पहला 1 मई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए, बाकी आप मिलान कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी है हमारा। ताना भगत ये 1922 का है। ठीक फ्रेंड्स, डी का चौथा ताना भगत 1914 का है। संथाल 1856 55 56 का है। पावना विद्रोह ये हुआ था 1873 से 85 तक। एका विद्रोह 1922 में। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर देखे थे, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 का। और ये सांप्रदायिक निर्णय ये 1932 में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है हमारा। आगे देखते हैं। इनको मतलब सीक्वेंस में लगाना है कि पहले कौन सी घटना हुई थी, सबसे बाद में कौन सी हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, तो फिरोजा की मृत्यु हुई थी 1916 में, तो सबसे पहले ये हो जाएगी। फिर क्या कहते हैं, फिर जलियांवाला बाग हुआ था। फिर चौथे के बाद दूसरा आएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चौथे के बाद दूसरा यहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। पहले फिरोजा की मृत्यु हुई थी 1916 में। जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में, और ये आया था 28 में। और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई थी 1930 में। तो सबसे लास्ट में ये हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तीसरा। आगे देखते हैं। एनआईए के अधिकारी को मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो ये लाल किला में चलाया गया था, दिल्ली में। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कथन और कारण वाला देख लीजिए, एक बार फिर आ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कथन देखते हैं। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी, और उसने सर जॉन विलियम के पक्ष में उक्त विदित संस्था का अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स,
आगे देखते हैं, वारन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भव विद्वान और प्राच्य विद्या और प्रमुख समर्थक था जो संस्कृत, फारसी और अरबी का अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथन भी सही है और कारण भी सही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, तो ये गलत है। ठीक फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1930 को अपनाया गया था, दोनों गलत है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जब मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है ना, और जो मैं आपको हिस्ट्री वगैरह करा ही रहा हूँ, तो वहाँ मैं डिटेल में पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ अगर डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देख लो, 55 क्वेश्चन हुए और वीडियो बन गई 35 मिनट की, तो थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। बाकी डिटेल में तो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। किस वर्ष अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया? ठीक फ्रेंड्स, तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रहा। तो ये टफ लेवल का क्वेश्चन है, अगर आप इसको आता हो तो तभी छेड़ना, नहीं तो 1976 में हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा, वरना इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं। ये टफ क्वेश्चन में की सीरीज में आता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था, क्योंकि नियोजित विकास, ये डेवलपमेंट विकास प्रोग्राम वगैरह की एजेंसी वगैरह सब किसने बनाई थी? जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी। ठीक फ्रेंड्स, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम विकास वगैरह की बात ये जवाहरलाल नेहरू ज़्यादा करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा और ये इंदिरा गांधी और ये राजीव गांधी, ये तो तीनों एक ही फैमिली के हैं, तो ये तो विरोध कर ही नहीं सकते बच्चे हमारे गांधी जी, तो यही विरोध कर रहे थे उस टाइम। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कथन कारण वाला आगे इन क्वेश्चन आगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। करेक्ट है। भारतीय संविधान केवल भाषाई और धार्मिक वर्ग को मान्यता देता है। ठीक फ्रेंड्स, ये ऊपर वाला क्या कहते हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी हो रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। 59 नंबर, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। करेक्ट है। अलग होने की मात्र वकालत करने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। जब अलग होने का अधिकार ही नहीं तो स्वतंत्रता लेके क्या करेंगे? ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरा गलत है। तो केवल एक है कि भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने की अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ वकालत की तो बात ही उठती नहीं है कि जब अलग होने का अधिकार ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये सी सम्मिलित नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, दल बदल 10वीं अनुसूची में जनगणना संघ सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये संघ सूची का राज्य सूची का विषय है, लेकिन जो राज्य में सीटों का बंटवारा वगैरह है तो ये चौथी अनुसूची का विषय है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ दूसरी अनुसूची दी है तो ये गलत है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो क्या कहते हैं, 29 है, लेकिन 12वीं सूची में अगर पूछ लिया जाए तो उसमें 18 है। ठीक फ्रेंड्स, 11वीं अनुसूची में 29 है और 12वीं सूची में पूछ लिया जाए तो उसमें 18 है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की बात हो रही है, तो ये 1977 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता था। ठीक फ्रेंड्स, जब ये 1977 में बना था तो इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता, तो ये भी सही है, तो दोनों सही है। ठीक फ्रेंड्स, ये आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। छठी संविधान, अब देखते हैं 63 नंबर, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य पर लागू होते हैं? तो त्रिपुरा। ठीक फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक है ATMM। ठीक फ्रेंड्स, ATMM इसकी ट्रिक है। ठीक फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे। ATMM इसकी ट्रिक है। ए से बनेगा असम, टी से बनेगा त्रिपुरा, एम से बनेगा मिजोरम, और फिर क्या कहते हैं अगेन एम, तो एम से बनेगा मेघालय। तो इसको याद रखना, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक फ्रेंड्स, मणिपुर इसमें नहीं आता, तो आप ऐसे याद रखना कि ये एक ऐसा इसकी ट्रिक है ना ATMM, तो ऐसा याद रखना कि ये ऐसा ATM है जिसमें मणि नहीं है, यानी मणि नहीं है, मणि से बनेगा मणिपुर। ठीक फ्रेंड्स, इसमें मणिपुर नहीं आता। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको कहते हैं टू हैव दी बॉडी ऑफ। करेक्ट है। परमादेश का ऑर्डर होता है बी कमांड। प्रतिषेध तो ये गलत है, टू बी सर्टिफाइड नहीं आएगा। अधीक्षा परीक्षा है तो ये बाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। धन विधेयक भारत के किस
अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? तो अनुच्छेद 110 में। ठीक फ्रेंड्स, ये बता दिया मैंने। और आगे देखते हैं। सितंबर 2019 में महात्मा गांधी प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन किन दो शहरों को जोड़ती है? तो ये बिहार के मोतिहारी को तथा आमलेखगंज को। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये देखिए 87 नंबर, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये बाकू अजरबैजान की राजधानी है, इसे याद रखना। बाकू में हुआ था और ये 43वां सम्मेलन था यूनेस्को का। और इसी जो बाकू में हुआ था ना 43वां सम्मेलन, और इसी में ये डिसीजन लिया गया था कि इंडिया के जयपुर को भी इसमें विश्व धरोहर में शामिल किया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, इस पूरे क्वेश्चन का हल बता दिया। आगे देखते हैं। IMF के नव नियुक्त प्रबंधक निर्देशक कौन है? तो ये क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये IMF वगैरह है ना, ये WTC है, इन सबको याद कर लेना। ठीक फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, करंट में इसमें क्या चल रहा है। ठीक फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा 2019 भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10 अक्टूबर 2019 को प्रतिभा बच्चों को कौशल समृद्धि प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम था, तो वो ध्रुव था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये अगेन मिलान करने वाला आ गया। तो ये तो मैंने आपको कराया हुआ है ना कई बार। मैंने आपको जब वो कराया था विश्व की राजधानियाँ वगैरह, तो मैंने वहाँ ये बताया था कि जो कुक नाम का यात्री था ना, वो इंग्लैंड का था। और ये थॉमस कुक, ये कैप्टन कुक ने ये अमेरिका और न्यूजीलैंड वगैरह की खोज की थी। तो यहाँ ना थॉमस कुक ये इंग्लैंड से था, ब्रिटिश था। तो ये देखिए यहाँ भी वही दिया हुआ है, थॉमस कुक ये ब्रिटिश एवं ट्रेवल कंपनी है। ठीक फ्रेंड्स, तो पहले का चौथा तो ये इसमें है, इसमें तो ये 2 एलिमिनेट हो गए। ग्रेटा थनबर्ग ये पर्यावरण कार्यकर्ता है, तो बी का तीसरा, तो ये बी का तीसरा है यहाँ, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, और ये कैरी लैम ये हांगकांग के नेता हैं। ठीक फ्रेंड, डॉक्टर किरण ऊषा तो ये भारतीय सम्मान विजेता हैं, तो आप मिला लेना। आगे चलते हैं। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस हो सकती है क्योंकि रेलवे ट्रैक पर रेल जा रही है। वर्ष 2019 में अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता दूसरी बार किसी महिला को दिया गया, तो इनमें प्रथम महिला बताना है कि कौन थी। तो ये थी एलिनोर ऑस्ट्रोम। ठीक फ्रेंड्स, एलिनोर ऑस्ट्रोम थी। इनको पहली बार नोबेल ये अर्थशास्त्री की पहली नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी। और दूसरी हैं एस्टर डुफ्लो। और ये एस्टर डुफ्लो कौन है? ये अमरजीत सिंह की वाइफ हैं। ठीक फ्रेंड, अमृत सेन की वाइफ हैं। याद रखना कि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। हम दूसरी महिला को याद करके बैठे हैं, लेकिन यहाँ पहले पूछ लिया है। आगे देखते हैं। सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रयोग की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्नलिखित में से किस अवधि तक संबंधित है? 2019 से 2029 तक। ठीक फ्रेंड, ये आप भी करंट अफेयर ही बना हुआ है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति की वर्ष अवधि कब तक है? तो 2019 से लेकर 29 तक है। ठीक फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां भारतीय भाषाओं के लिए केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो मैसूर में है। ठीक फ्रेंड, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन करंट में ही बना हुआ है, अब भी करंट अफेयर ही है। भारत द्वारा भूमि संरक्षण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो चंद्रयान 2 भेजा गया था ना अंतरिक्ष में, तो वो बताना है उसमें कौन सा इंजन प्रयोग किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, कौन सा जियो सिंक्रोनस उपग्रह का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए GSLV माइक 3। ठीक है ना, GSLV MK3M1। ठीक है ना, ये क्वेश्चन NTPC CBT 1 में पूछा हुआ है। ठीक है ना, रेलवे में, तो याद रखेंगे। और वो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो GSLV है ना, इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई थी, तो जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारत में सबसे बड़े चरखे का संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है? जिसका उद्घाटन 2019 में स्मृति ईरानी ने किया था, नोएडा में किया था, और ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका रंग सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टे का। ठीक फ्रेंड्स, अब ये थोड़ा साइंस की तरफ बढ़ते हैं, थोड़े आसान क्वेश्चन भी आते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ में पाया जाता है? तो ये दालों में पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, लूसेंट की जो पूरी साइंस कराई है उसमें,
इसीलिए मैंने लूसेंट की साइंस सबसे पहले कराई है, क्योंकि पीसीएस में एग्ज़ाम में ज़्यादा डीप में नहीं जाता साइंस में। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर लूसेंट भी आपने पढ़ी है ना सही से अच्छे ढंग से, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा साइंस में। अब ये बताना, जब जब साबुन का झाग वगैरह होता है ना, तो उसके अंदर जो बुलबुला होता है, तो उसकी बात हो रही है। तो जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है, तो उसकी निम्न में से क्या घटित होता है, तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक फ्रेंड्स, जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है, तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, सम्मिलित कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन ये एक हार्मोन है, एस्ट्रोफॉर्म ये संश्लेषित मुद्रक है, निस्प्रिन ये रबड़ है, रेयान एक रेशा होता है, ना कि रूपांतरित स्टार्च, तो ये गलत है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, किसमें प्रोटीन नहीं है, तो कपास में कोई प्रोटीन नहीं होता, हमारे बालों में प्रोटीन होता है। ठीक फ्रेंड्स, लूता रेशम में प्रोटीन होता है, जो खुर जानवरों के खुर वगैरह होते हैं, नाखून वगैरह, उनमें भी प्रोटीन होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, तो क्योंकि इसमें इसमें की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती, तो ये बताना है। ठीक फ्रेंड, सिंपल वे में समझा देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को।